मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं, लेकिन शुरू कहां से करूं? यह सवाल देश के हर उस नौजवान का जो किसी छोटे शहर से बड़े सपने लेकर निकला है। कभी क्लासरूम में बैठकर सोचता है तो कभी छत पर अकेले बैठा आसमान ताकता है कि क्या मैं भी कुछ ऐसा कर सकता हूं जो इस दुनिया में मेरा नाम कर दे। मगर फिर सामने आ जाती हैं रियलिटी की दीवारें। पैसा नहीं है, कंपटीशन बहुत है, जो भी करने जाता हूं वह ऑलरेडी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। जो करना था वो तो किसी और ने पहले ही कर लिया। रोहन भी एक ऐसा ही लड़का है, दिल्ली के बाहरी इलाके का, एक साधारण कॉलेज का स्टूडेंट। हर दिन वो इंटरनेट पर सक्सेस स्टोरीज पढ़ता। कोई 22 की उम्र में करोड़पति बन गया, कोई लैम्बोर्गिनी ले रहा है, कोई यूट्यूबर बनकर लाखों कमा रहा है, कोई लग्जरी घर ले रहा है, और फिर सोचता क्या ये लोग किसी और दुनिया से आते हैं। एक दिन उसकी लाइब्रेरी में उसे एक किताब मिली, शून्य से, एक पीटर थियल द्वारा। उसने पहले तो यूं ही पढ़ना शुरू किया, लेकिन कुछ पन्ने पलटते ही उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसकी सोच को खींचकर बाहर निकाल रहा हो और कह रहा हो, तू वही सोच रहा है जो सब सोचते हैं, लेकिन तू वही करेगा जो कोई नहीं करता। 0 to 1। कोई मोटिवेशनल किताब नहीं, ये सोचने का तरीका बदलने वाली किताब है। इसमें बताया गया है कि दुनिया में कुछ भी बड़ा सिर्फ तब होता है जब हम 0 से 1 जाते हैं, यानी कुछ ऐसा बनाते हैं जो पहले कभी था ही नहीं। रोहन की जिंदगी पहले बहुत आम थी। सुबह उठना, कॉलेज जाना, लेक्चर में बैठे बैठे मोबाइल पर स्टार्टअप्स के वीडियो देखना, और फिर शाम को कमरे में अकेले बैठकर सोचते रहना कि काश मैं भी कुछ कर पाता। पर अब उसके पास एक किताब थी, 0 to 1। पहला चैप्टर ही जैसे उसे झकझोर गया। पीटर थियल ने लिखा था, कॉपी करने वाला सिर्फ 1 से n जाता है, लेकिन जो कुछ नया बनाता है वो 0 से 1 जाता है। रोहन को यह लाइन पढ़कर ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे उसके ही बारे में कुछ कह दिया हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, पिछले 2 सालों में उसने क्या किया था। जैसे ही कोई नया ट्रेंड आया वो उसमें कूद गया। किसी दोस्त ने कहा ड्रॉप शिपिंग कर, पैसे बरसेंगे, तो उसने वही किया। फिर किसी और ने कहा इंस्टा पेज बना, वायरल कंटेंट डाल, और वो उसी रास्ते पर चल पड़ा। मगर हर बार कुछ दिन के बाद वो रुक जाता, क्योंकि अंदर से एक बात चुभती थी, मैं कुछ नया नहीं कर रहा, बस दूसरों की कॉपी कर रहा हूं। अब उसने एक फैसला लिया, वो अब से कुछ ऐसा बनाएगा जो यूनिक हो। पीटर थियल कहते हैं, ऐसा कुछ बनाओ जिसका मुकाबला कोई कर ही ना सके। रोहन ने खुद से सवाल किया, अगर मैं किसी चीज में अकेला हो सकता हूं तो वो क्या है? वो एक खाली पेज लेकर बैठ गया और लिखने लगा, मैं किस चीज में अच्छा हूं, मुझे क्या करने में मजा आता है, दुनिया में कौन सी प्रॉब्लम है जिसे कोई सॉल्व नहीं कर रहा। धीरे धीरे उसका पेन चलने लगा। वो याद करने लगा कैसे उसके पापा की छोटी दुकान में इन्वेंट्री की प्रॉब्लम थी, कैसे लोकल बिजनेस वाले लोग आज भी पेन पेपर से काम चला रहे हैं। और तभी एक आइडिया दिमाग में चमका, एक ऐसा सिंपल मोबाइल ऐप बनाना जो छोटे दुकानदारों को डिजिटल बना दे। यही था उसका 0 to 1 मोमेंट। अब वो दूसरों की कॉपी नहीं कर रहा था, वो अपनी सोच से कुछ नया बना रहा था। उस दिन उसने खुद से कहा, मैं अब कॉपी करने वाला नहीं, क्रिएटर बनूंगा। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। अब सामने दूसरी चुनौती आई, क्या यह आइडिया वाकई काम करेगा? क्या दुनिया को वाकई इसकी जरूरत है? रोहन अब उत्साहित था। उसके पास एक आइडिया था, एक ऐसा सिंपल ऐप जो छोटे दुकानदारों को डिजिटल बना सके। पर सिर्फ आइडिया होना और उसे हकीकत में बदलना, ये 2 बिल्कुल अलग बातें थीं। उसने फिर किताब के अगले चैप्टर पर नजर डाली। अगर आप शुरुआत में ही पूरी दुनिया पर राज करना चाहोगे तो हार जाओगे। शुरू करो एक छोटे लेकिन गहरे बाजार से, ऐसा मार्केट जिसमें तुम्हारी पकड़ बहुत मजबूत हो। रोहन ने इस लाइन को बार बार पढ़ा और उसे समझ आया कि वो गलती कर रहा था। वो पूरे इंडिया के लिए ऐप बना रहा था, लेकिन किसी भी खास दुकानदार को सही से समझ नहीं रहा था। उसने अब फोकस किया। उसके ही इलाके में शिवनगर मार्केट था, जहां उसके पापा की दुकान भी थी। वहां 150 से ज्यादा छोटे दुकानदार थे, किराना, स्टेशनरी, मेडिकल, बुटीक और बहुत कुछ। और सबकी एक जैसी दिक्कत थी, इन्वेंट्री और क्रेडिट का ट्रैक रखना। अब रोहन ने फैसला किया कि वो सिर्फ उसी मार्केट के लिए ऐप बनाएगा। वो हर दुकानदार से जाकर बात करेगा, उनकी प्रॉब्लम समझेगा और फिर सिर्फ उनके लिए एक ऐसा सॉल्यूशन लाएगा जो किसी और ने नहीं दिया। पीटर थियल कहते हैं, स्टार्ट स्मॉल एंड मोनोपोलाइज, यानी शुरू करो छोटे मार्केट से, लेकिन उसमें इतना दम दिखाओ कि कोई तुम्हारा मुकाबला ना कर सके। अब रोहन की सोच में फोकस था। उसने दोस्तों से कहा, मुझे इंडिया नहीं जीतना, मुझे पहले शिवनगर मार्केट जीतना है। लोग हंसे, इतने छोटे मार्केट के लिए ऐप, इससे क्या होगा?
मगर रोहन जानता था छोटे मार्केट में जीतकर ही वो आगे बढ़ सकता है, क्योंकि अगर वो इस छोटे से इलाके में 100 दुकानदारों की जिंदगी बदल दे तो बाकी शहर खुद पूछेगा, भाई ये ऐप हमारे लिए भी बना दे। अब रोहन अपनी नोटबुक में हर दुकानदार का नाम, उसकी प्रॉब्लम और जरूरतें लिखने लगा। हर दिन 3 से 4 दुकानों पर जाता, चाय पीते पीते बातें करता और धीरे धीरे उसके पास एक रियल सॉल्यूशन बनने लगा। पीटर थील कहते हैं, गहराई से समझो कि किसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। सिर्फ स्केल सोचने से पहले इंपैक्ट सोचना जरूरी है। और यहीं से रोहन को एक नया सबक मिला। जब तक तुम्हारा आइडिया किसी की रियल जिंदगी में बदलाव नहीं लाता, तब तक वो सिर्फ एक ख्वाब है। अब रोहन को लगने लगा कि वो सिर्फ ऐप नहीं बना रहा, वो अपने पापा जैसे लाखों दुकानदारों की मदद करने वाला है। लेकिन अब सामने थी सबसे बड़ी दीवार। क्या लोग सच में इस नए आइडिया को अपनाएंगे? क्या वो भरोसे करेंगे कि अपना कारोबार एक ऐप पर चलाएं? अब रोहन का आइडिया आकार लेने लगा था। उसने शिवनगर मार्केट में 30 दुकानदारों से बात की थी। हर किसी ने यही कहा, अगर कोई ऐसा आसान ऐप होता जो हमारी खरीद बिक्री, उधारी और स्टॉक का हिसाब रखता तो जान छूट जाती। रोहन खुश था। उसकी सोच अब सिर्फ ख्याल नहीं रही, वो जमीन पर उतरने लगी थी। लेकिन तभी उसके एक दोस्त ने कहा, भाई तू गलत टाइम पर गलत चीज बना रहा है। आजकल सब क्रिप्टो में जा रहे हैं, तू भी कुछ NFT वाला प्लान बना, पैसा आएगा फटाफट। रोहन थोड़ा डगमगाया। उसे लगा शायद दोस्त सही कह रहा है। आजकल क्रिप्टो, AI और Web3 की बातें हर जगह थीं। क्या वो पीछे छूट रहा था? लेकिन उसी रात जब उसने 0 to 1 फिर से उठाई तो उसके सवाल का जवाब पहले से ही लिख रखा था। जो सच में बड़ा बनना चाहते हैं वो ट्रेंड्स के पीछे नहीं भागते, वो खुद वो चीज बनाते हैं जो कल ट्रेंड बनेगी। पीटर थील कहते हैं, हमारे पास सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि अब क्या चल रहा है, बल्कि ये है कि अगले 10 साल में ऐसा क्या होगा जो आज नहीं है और मैं उसे बना सकता हूं। रोहन चुपचाप बैठा रहा। उसने सोचा, क्रिप्टो, NFT ये सब शायद आज का शोर है, लेकिन क्या उसके पापा जैसे लोग अगले 10 साल में टेक्नोलॉजी अपनाएंगे? जवाब था हां, क्योंकि दुनिया डिजिटली बदल रही है और लोकल बिजनेस धीरे धीरे उसमें शामिल हो रहे हैं। पर उनके लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो उनकी भाषा, उनकी जरूरतों और उनके हिसाब से डिजाइन किया गया हो। अब रोहन को यकीन था वो ट्रेंड नहीं, फ्यूचर बना रहा है। उसने 2 चीजें तय की। पहला, वो सिर्फ उन दुकानदारों पर फोकस करेगा जिनके पास स्मार्टफोन तो है पर एप्स चलाना नहीं आता। दूसरा, उसका ऐप इतना सिंपल होगा कि एक 60 साल के चाचा भी उसे बिना किसी ट्रेनिंग के यूज कर सकें। पीटर थील कहते हैं, फ्यूचर का मतलब यह नहीं कि फ्लाइंग कार्स हों। फ्यूचर का मतलब है ऐसा बदलाव जो लोगों की जिंदगी को बेहतर बना दे। और रोहन यही कर रहा था। अब वो दोस्तों के पीछे नहीं भाग रहा था। अब वो ट्रेंड्स की बजाय खुद एक विजन लेकर आगे बढ़ रहा था। लेकिन अब उसके सामने था सबसे बड़ा डर। अगर मैं फेल हो गया तो? अगर लोग ऐप को पसंद न करें या कोई और बड़ा खिलाड़ी इस आइडिया को छीन ले? बड़ा खिलाड़ी जैसे गूगल, पेटीएम या कोई और ये फीचर बना दे तो मेरा क्या होगा? ये डर उसे रातों को जगा देता। वो सोचता, मेरे जैसे लाखों लोग तो सोच रहे होंगे, मैं ही क्यों सफल होऊंगा? कभी कभी तो लगता कि ये सब करना ही बेकार है। इसी उलझन में एक दिन उसने फिर 0 to 1 खोली और पीटर थील की एक लाइन ने उसकी सोच को झकझोर दिया। सबसे बेहतर बनने की कोशिश मत करो, ऐसा कुछ बनाओ जो कोई और कर ही न रहा हो। रोहन ठिठक गया। उसे समझ आ गया कि उसका डर इसलिए था क्योंकि वो सोच रहा था, अगर कोई और भी यही चीज बना दे तो? लेकिन असली सवाल तो यह होना चाहिए था, क्या मैं कुछ ऐसा बना रहा हूं जो बाकी सबसे अलग हो? अब रोहन ने फिर से सोचना शुरू किया, उसका ऐप बाकी डिजिटल बिलिंग ऐप्स से कैसे अलग हो सकता है। वो फिर मार्केट गया और दुकानदारों से गहराई से बातचीत की। एक 55 साल के किराना दुकानदार ने कहा, बेटा मुझे कुछ ऐसा दे जो सिर्फ 2 बटन में काम करे, ज्यादा झंझट नहीं चाहिए, और ऐसा हो कि मेरी बीवी भी उसे चला सके जब मैं दुकान पर न रहूं। एक दूसरे दुकानदार बोले, अगर ऐप में वॉइस फीचर हो जाए जिससे मैं उधारी बोलकर सेव कर सकूं तो मजा आ जाए। रोहन अब समझ आ गया था, असली फर्क टेक्नोलॉजी में नहीं, इमोशन और सिंप्लिसिटी में होता है। अब रोहन का डर डिफरेंस में बदल चुका था। उसे यकीन था, कोई चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो उसके जैसे लोकल इंसाइट्स और इमोशनल कनेक्ट नहीं ला सकता। अब रोहन का आइडिया पूरी तरह से मजबूत हो चुका था। उसने लोकल दुकानदारों की असली जरूरतों को समझ लिया था और अपने ऐप में वो सारे यूनिक फीचर्स जोड़ दिए थे जो बाकी ऐप्स में नहीं थे। मगर अब एक बड़ा सवाल उसके सामने खड़ा था, मैं ये सब अकेले कैसे करूंगा?
ऐप बनाना, उसे टेस्ट करना, लोगों तक पहुंचाना और फिर सपोर्ट देना, ये सब काम एक अकेले इंसान के बस की बात नहीं थी। 0 to 1 में पीटर थियल ने लिखा है, आपको कोई बड़ी फौज नहीं चाहिए, बल्कि ऐसे कुछ लोग चाहिए जो आपके मिशन पर भरोसा करें, जो सिर्फ काम करने नहीं बल्कि एक सपना पूरा करने के लिए साथ आएं। रोहन ने अपने पुराने नेटवर्क को टटोला, कॉलेज के दोस्त, टेक्नोलॉजी में माहिर जानकार और वो लोग जो पहले किसी स्टार्टअप में काम कर चुके थे। लेकिन तभी उसे किताब की एक और बात याद आई, डोंट जस्ट हायर पीपल विद स्किल्स, हायर पीपल विद बिलीफ। यानी टैलेंट के साथ साथ विश्वास जरूरी है। ऐसे लोग चाहिए जो उसके विजन को अपना माने। अब रोहन ने हर दोस्त से एक ही सवाल पूछा, क्या तुम मेरे साथ उस इंडिया को डिजिटाइज करना चाहते हो जो आज भी पेन पेपर पर चल रहा है? जवाब मिले जुले। एक दोस्त बोला, ब्रो मुझे 50,000 प्रति माह चाहिए वरना मेरे पापा मना कर देंगे। दूसरे ने कहा, तेरा आइडिया अच्छा है लेकिन रिस्क बहुत है, मैं सिक्योर जॉब नहीं छोड़ सकता। लेकिन उसका तीसरा दोस्त आरव बिना देर किए बोल पड़ा, भाई मैं तेरे साथ हूं, यह सिर्फ स्टार्टअप नहीं एक मिशन लग रहा है। फिर आई सान्या, जो एक UI UX एक्सपर्ट थी, और उसने कहा, अगर हम सच में उन लोगों के लिए डिजाइन कर रहे हैं जो टेक्नोलॉजी से डरते हैं तो काउंट मी इन। अब रोहन की टीम तैयार थी, छोटी लेकिन दमदार। रोहन खुद आरव टेक लीड के तौर पर और सान्या डिजाइन हेड के रूप में। टीम के पास फंडिंग नहीं थी लेकिन विजन था जो किसी भी पैसे से ज्यादा कीमती था। पीटर थियल की एक और लाइन रोहन ने याद रखी, टीम सिर्फ एम्प्लॉय नहीं होनी चाहिए बल्कि एक साझा विश्वास से जुड़ी होनी चाहिए। रोहन ने तय कर लिया, वो किसी को एम्प्लॉय नहीं कहेगा, सब फाउंडिंग पार्टनर्स होंगे। हर किसी के पास इक्विटी होगी ताकि हर कोई मालिक की तरह सोचे। और हर हफ्ते टीम खुद रूरल मार्केट में जाकर लोगों से बात करेगी, फीडबैक लेगी। टीम ने अपना एक मोटिवेशनल मोटो तय किया, टेक्नोलॉजी जो सिर नहीं घुमाए दिल को जोड़ दे। अब हर दिन एक नई चुनौती होती, कभी ऐप क्रैश होता, कभी कोई कहता समझ नहीं आता, तो कभी इंटरनेट की दिक्कत होती। लेकिन टीम का जज्बा हर परेशानी को सीख में बदल देता। रोहन को अब समझ आ गया था कि एक महान प्रोडक्ट सिर्फ कोड से नहीं, टीम की केमिस्ट्री से बनता है। फाउंडिंग टीम में अगर ट्रस्ट नहीं है तो कोई इन्वेस्टर आपको ट्रस्ट नहीं करेगा। और यहीं से शुरू हुआ असली सफर, एक ऐसा प्रोटोटाइप जो अब सिर्फ लैपटॉप में नहीं बल्कि जल्द ही भारत के छोटे दुकानों की जिंदगी का हिस्सा बनने वाला था। लेकिन बिना पैसों के न तो सर्वर चलता, न कस्टमर सपोर्ट और न ही प्रोडक्ट की सही पहुंच बनती। टीम दिन रात मेहनत कर रही थी लेकिन फंड्स तेजी से खत्म हो रहे थे। लैपटॉप पर ऐप की टेस्टिंग हो रही थी, पर अब जरूरत थी सर्वर की, लॉन्च के लिए बजट की और सपनों को उड़ान देने के लिए फ्यूल की, यानी फंडिंग की। टीम के टेक लीड आरव ने कहा, अब हमें इन्वेस्टर्स के पास जाना होगा। रोहन थोड़ा झिझक गया। उसे याद आया कि पीटर थियल, जो खुद एक इन्वेस्टर हैं, ने लिखा था, अगर आप एक ऐसा भविष्य दिखा पाएं जो बाकियों की सोच से कहीं आगे हो तो फंडिंग खुद आपके पास आती है। रोहन ने एक सिंपल पिच तैयार की, ना कोई भारी शब्द, ना कोई ओवरहाइप, बस एक लाइन, हम भारत के हर उस दुकानदार को टेक देंगे जो खुद को टेक के लायक नहीं समझता। वो 6 इन्वेस्टर्स के पास अपनी पिच लेकर गया। पहले 3 ने सीधे मना कर दिया। किसी ने कहा स्केलेबिलिटी नहीं दिख रही, कोई बोला ऐसे B2B बिलिंग एप्स तो पहले से हैं, तुम क्या नया कर रहे हो, और कुछ ने फाउंडर्स के अनुभव पर सवाल उठाए। लेकिन रोहन हारा नहीं। उसने सोचा, मैं उन्हें नंबर से नहीं नजरिया बदल कर दिखाऊंगा। चौथे इन्वेस्टर के सामने उसने एक लाइव डेमो रखा। एक छोटे गांव के दुकानदार को फोन पर जोड़ा, जिसने कहा, बेटा तुम्हारे ऐप से मेरी बीवी भी अब हिसाब रख लेती है। इन्वेस्टर मुस्कुराया पर बोला, थोड़ा और ट्रैक्शन दिखाओ, फिर बात करेंगे। फिर आया 5वां इन्वेस्टर, मिस्टर आयर, जो खुद एक छोटे शहर से थे। रोहन ने वही डेमो उन्हें दिखाया, वही लाइन दोहराई, हम भारत के उन करोड़ों लोगों के लिए बना रहे हैं जिनके पास स्मार्टफोन है पर स्मार्ट सॉल्यूशंस नहीं। मिस्टर अय्यर कुछ पल चुप रहे और बोले, मैंने आज तक इतनी क्लैरिटी से कोई पिच नहीं सुनी, काउंट मी इन। रोहन की आंखों में चमक आ गई। उसे समझ आ गया कि इन्वेस्टर्स को इंप्रेस करने के लिए बड़े नंबर्स नहीं बल्कि एक सच्ची कहानी और साफ विजन चाहिए। पीटर थियल की वो बात फिर सच साबित हुई। ग्रेट कंपनीज डोंट जस्ट सेल प्रोडक्ट्स, दे सेल ए फ्यूचर। मिस्टर आयर ने इनिशियल फंडिंग दी, सर्वर सेटअप हो गया, ऐप सॉफ्ट लॉन्च के लिए तैयार था और सबसे बड़ी बात, टीम का कॉन्फिडेंस दुगुना हो गया। अब टीम ने एक नया मिशन शुरू किया, 100 दुकानदारों तक ऐप को पहुंचाना, उनसे फीडबैक लेना और रियल डेटा के साथ प्रोडक्ट को इवॉल्व करना। लेकिन अब एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी सामने थी, यानी प्रोडक्ट इतना अच्छा होना चाहिए कि लोग खुद ही दूसरों को इसके बारे में बताएं। रोहन ने तय किया कि वो एड्स पर पैसे नहीं खर्च करेगा,
बल्कि ऐसा इम्पैक्ट बनाएगा कि लोग खुद ब खुद आकर्षित हों। टीम ने सबसे पहले छोटे शहरों के 50 दुकानदारों को टारगेट किया। एक एक करके जाकर ऐप इंस्टॉल करवाया, उन्हें सिखाया कि कैसे वो डिजिटली बिल बना सकते हैं, कैश इन आउट ट्रैक कर सकते हैं और यहां तक कि उधार की याद दिलाने वाले एसएमएस भेज सकते हैं। पहले हफ्ते में रिस्पॉन्स धीमा था। बहुतों ने कहा हम कागज पर ही ठीक हैं, लेकिन कुछ लोगों ने ट्राई किया और यहीं से सब कुछ बदलने लगा। एक दुकानदार शिव कुमार जो पान की दुकान चलाता था, उसने ऐप से अपने उधारी वाले ग्राहकों को मैसेज भेजना शुरू किया। सिर्फ 3 दिन में ही उसे 9,000 रुपए वापस मिल गए, जो पिछले 3 महीने से अटका हुआ था। वो खुशी से बोला, ये ऐप नहीं, मेरी दुकान का मैनेजर है। अगले ही दिन शिव कुमार ने 5 और दुकानदारों को ऐप रिकमेंड कर दिया। टीम को समझ आ गया कि उनका सबसे बड़ा मार्केटिंग चैनल उनका प्रोडक्ट खुद है। रोहन को अब वो सीक्रेट मिल चुका था। भारत के छोटे दुकानदार टेक से इसलिए दूर हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि टेक उनके लिए नहीं बना, लेकिन अगर वही सॉल्यूशन उनकी भाषा में, उनकी जरूरतों के हिसाब से पेश किया जाए तो वो खुलकर उसे अपनाते हैं। टीम ने हर दिन ग्राउंड से फीडबैक लिया। किसी ने कहा ऐप हिंदी में होना चाहिए, किसी ने कहा ऑफलाइन भी चलना चाहिए और किसी ने बोला ग्राहकों की लिस्ट अपलोड करना आसान करो। टीम ने हर फीडबैक को सीरियसली लिया। सिर्फ 3 हफ्तों में 12 अपडेट्स निकाले गए। हर बार यूजेबिलिटी और लोकल अंडरस्टैंडिंग को बेहतर किया गया। अब ऐप सिर्फ चलता नहीं था, लोगों के असली काम आता था। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने रोहन की मेहनत को अमर बना दिया। एक यूट्यूब चैनल ने बिना किसी पैसे के ऐप पर वीडियो बना दिया। टाइटल था स्मॉल बिजनेस के लिए भारत का सबसे आसान हिसाब ऐप। इस वीडियो से 10,000 डाउनलोड आए और वर्ड ऑफ माउथ से ऐप वायरल हो गया। एड्स नहीं चले, पर यूजर्स खुद प्रमोटर्स बन गए। अब अगला लक्ष्य था प्रोडक्ट को स्केल करना, नए फीचर्स जोड़ना, लेकिन सिंप्लिसिटी बनाए रखना, क्योंकि पीटर थील ने कहा है द बिगेस्ट थ्रेट टू प्रोग्रेस इज कॉम्प्लेक्सिटी। कीप इट सिंपल, कीप इट स्ट्रॉन्ग। रोहन की टीम का ऐप अब 10,000 से ज्यादा दुकानों में इस्तेमाल हो रहा था। चारों तरफ से तारीफें मिल रही थीं, फीडबैक आ रहा था। टीम में हर किसी के पास नए नए आइडियाज थे। कोई लॉयल्टी पॉइंट्स जोड़ने की बात कर रहा था, कोई ईएमआई फीचर लाने को कह रहा था, तो कोई डिलीवरी मैनेजमेंट भी डालने की सलाह दे रहा था। लेकिन रोहन को याद था पीटर थील का एक और जरूरी सिद्धांत, अगर ऐप फीचर्स से भर जाएगा तो उसकी सिंप्लिसिटी मर जाएगी और जो यूजर्स बेयरली टेक फ्रेंडली हैं वो घबरा जाएंगे। एक दिन टीम के टेक लीड प्रशांत ने कहा, भाई बैकएंड तो संभाल लेगा सब, बस यूआई में जगह बनानी होगी। रोहन मुस्कुराया और बोला, टेक्नोलॉजी सब संभाल सकती है, लेकिन अगर यूजर की सिंप्लिसिटी खो गई तो सब खत्म। फिर एक प्रिंसिपल तय किया गया, हर नया फीचर तभी ऐड होगा जब वो पुराने यूजर को जीरो कंफ्यूजन दे। टीम ने एक इंटरेस्टिंग रूल बनाया, हर फीचर को पहले सिर्फ 100 यूजर्स को दिया जाएगा। अगर उनमें से 80 लोग बिना ट्रेनिंग के यूज कर लें तभी वो आगे रोल आउट होगा। इसी बीच एक नया चैलेंज आया। कुछ यूजर्स ने कहा कि उन्हें व्हाट्सएप पर डेली रिपोर्ट चाहिए। ये फीचर क्रिटिकल था लेकिन रिस्की भी, क्योंकि अगर रिपोर्ट गलत जाती तो क्रेडिबिलिटी को नुकसान हो सकता था। टीम ने ये फीचर सिर्फ 50 यूजर्स के साथ शुरू किया। एक्यूरेसी, टाइमिंग और रीडेबिलिटी टेस्ट किया गया। 20 दिन में फीचर रिफाइन हुआ और फिर फुल रोल आउट किया गया। लेकिन अब असली परीक्षा आने वाली थी। एक कॉम्पिटिटर ने फ्लैशी यूआई, बड़े एड्स और इन्फ्लुएंसर एंडोर्समेंट्स के साथ अपना वर्जन लॉन्च कर दिया। टीम में घबराहट थी। सबने पूछा, अब हम क्या करें? रोहन ने मुस्कुराते हुए एक कागज उठाया जिस पर लिखा था, हम कॉम्प्लेक्स नहीं बनेंगे, हम क्लियर रहेंगे। फिर पूरी टीम को समझाया, हमारा लक्ष्य सुपर ऐप बनाना नहीं है, हमारा सपना सुपर सिंपल ऐप बनाना है। रोहन ने कंपेटिटर को कॉपी नहीं किया, बल्कि अपनी क्लैरिटी और यूजर फ्रेंडलीनेस को वेपन बनाया। 1 महीने बाद डेटा आया, कंपेटिटर के 40% यूजर्स ने ऐप अनइंस्टॉल कर दिया था, जबकि रोहन के ऐप के 72% यूजर्स डेली एक्टिव थे। यह थी सच्ची ग्रोथ, सस्ती ट्रिक से नहीं बल्कि साफ विजन से। अब दिशा साफ थी, स्केल करते हुए भी सिंप्लिसिटी को प्राथमिकता देनी थी। और अब कंपनी सिर्फ एक ऐप नहीं बल्कि एक ब्रांड बनने की ओर बढ़ रही थी। ऐप अच्छा चल रहा था, डाउनलोड्स बढ़ रहे थे और रेवेन्यू भी स्टेडी था। लेकिन अब रोहन के मन में रोज एक सवाल गूंज रहा था, हम याद कैसे रखे जाएंगे? पीटर थील कहते हैं, एक महान कंपनी दुनिया बदलने के लिए एक साजिश है। जब आप अपना राज साझा करते हैं तो दुनिया शुरू हो जाती है देखभाल करना। अब समय था उस सीक्रेट को दुनिया के सामने लाने का, कंपनी को एक ब्रांड में बदलने का। एक दिन रोहन एक टी स्टॉल पर बैठा था जहां 2 छोटे दुकानदार आपस में बात कर रहे थे। अरे यार, वो नया हिसाब वाला ऐप यूज कर रहा है ना? हाँ, वही वाला जिसमें उधार का एसएमएस जाता है। हाँ, वो स्मार्ट हिसाब या कुछ ऐसा नाम था। रोहन चौंक गया। उसका ऐप का नाम व्यापारी था,
लेकिन लोग उसका नाम तक सही से याद नहीं रख पा रहे थे। उसी पल उसे समझ आया कि प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन ब्रांड आइडेंटिटी कमजोर है। अगर लोग सिर्फ फीचर के लिए आए हैं तो किसी दिन बेटर फीचर वाले ऐप में चले जाएंगे, लेकिन अगर वो आपकी सोच और भावना से जुड़ जाएं तो वो हमेशा रहेंगे। रोहन ने ब्रांड बिल्डिंग शुरू की, लोगो या रंग बदलने से नहीं, बल्कि अपने वाई को कम्युनिकेट करके। व्यापारी की पूरी कहानी को एक टैगलाइन में समेटा गया, हर छोटे व्यापारी की बड़ी ताकत। अब गोल था हर यूजर को यह महसूस कराना कि ये ऐप सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं, बल्कि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट और ग्रोथ के लिए बना है। टीवी एड्स या बड़े कैंपेन्स नहीं हुए, लेकिन हर यूजर को ऑनबोर्डिंग के बाद एक छोटा मैसेज भेजा जाने लगा, आपका स्वागत है व्यापारी परिवार में, जहां आप सिर्फ एक यूजर नहीं, एक इंस्पिरेशन है। धीरे धीरे यूजर्स खुद #व्यापारी जर्नी का हिस्सा बनने लगे। लोग इंस्टाग्राम पर अपने स्टोर की फोटोज डालने लगे और बताते कि व्यापारी ने उनकी कैसे मदद की। इसी बीच एक वायरल मोमेंट आया। एक यूजर ने ट्विटर पर लिखा, पहली बार किसी ऐप ने मुझे ऐसा फील कराया जैसे मैं भी डिजिटल इंडिया का हिस्सा हूं। इस ट्वीट को हजारों रीट्वीट्स मिले और यहीं से शुरू हुई एक ऑर्गेनिक ब्रांड जर्नी। हर नया यूजर अब सिर्फ फीचर नहीं, एक इमोशन से जुड़ता था। और फिर एक दिन एक इन्वेस्टर ने रोहन से पूछा, तुम्हारा यूएसपी क्या है? रोहन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हम अपने यूजर्स को टेक सैवी नहीं बनाते, हम टेक को यूजर सैवी बनाते हैं। इन्वेस्टर चुप हो गया, क्योंकि व्यापारी अब सिर्फ एक कंपनी नहीं, एक मूवमेंट बन चुकी थी। और अब अगला पड़ाव था इस मूवमेंट को देश भर में फैलाना, जिसके लिए जरूरत थी सिस्टम्स और लीडर्स की। लेकिन एक नया संकट सामने आने लगा। हर डिसीजन अब भी रोहन के अप्रूवल पर टिका था। मीटिंग में हर सवाल का जवाब होता, रोहन से पूछ लो, कोई बग आया, जब रोहन अप्रूव करेगा तब फिक्स होगा, नया हायर चाहिए, रोहन फाइनल करेगा। शुरुआत में ये सब फ्लैटरिंग लगा, पर अब रोहन थक चुका था। साथ ही उसे यह भी समझ आ गया कि पीटर थिल क्यों कहते हैं, एक स्टार्टअप वह सबसे बड़ा समूह है जिसे आप एक योजना के लिए मना सकते हैं, जो एक अलग भविष्य बनाने के लिए है। और ऐसा फ्यूचर किसी एक हीरो से नहीं, एक सिस्टम से बनता है। एक रात रोहन अकेले बैठा था व्हाइट बोर्ड के सामने। उसने ऊपर एक सवाल लिखा, अगर मैं 3 महीने के लिए गायब हो जाऊं तो क्या व्यापारी चल पाएगा? जवाब था नहीं। बस उसी दिन से एक नई शुरुआत हुई, हीरो बनने से हटकर सिस्टम बनाने की। सबसे पहले डिसीजन लेवल्स बनाए गए। हर टीम में एक लीड था और हर लीड को लिमिटेड अथॉरिटी मिली। जो काम पहले रोहन करता था अब रोल्स में बंट गए। यह आसान नहीं था, कुछ डिसीजंस गलत भी हुए, कुछ क्लाइंट्स नाराज भी हुए, लेकिन रोहन ने खुद को पीछे रखा। पीटर थिल की एक और सीख काम आई, एक अच्छा योजना व्यापक रूप से कार्यान्वित हो रही है। अब बेहतर है एक पूरी योजना अगले हफ्ते, यानी एक्शन परफेक्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि कंसिस्टेंट होना चाहिए। अब प्रोडक्ट टीम के पास एक डिफाइंड प्रोसेस था, बग्स, फीचर्स, फीडबैक सब ट्रेलो पर, और हर टास्क के साथ अकाउंटेबल पर्सन असाइन किया गया। एचआर ने हायरिंग को ऑटोमेट कर दिया। हर एप्लीकेंट पहले 15 मिनट का वीडियो इंटरव्यू देता, फिर शॉर्ट लिस्टिंग होती। रोहन को अब सिर्फ फाइनल 2 में से चुनना होता। फाइनेंस टीम ने मंथली बर्न रेट रिपोर्ट्स बनाना शुरू कर दिया। फंडिंग डिसीजंस अब डेटा ड्रिवन थे, न कि अनुमान पर। लेकिन एक बड़ी गलती हुई। मार्केटिंग टीम ने बिना सोच के एक कैंपेन चला दिया जिसमें लिखा था व्यापारी इंडिया का नंबर 1 व्यापार ऐप, और कॉम्पिटिटर ने उस पर केस ठोक दिया, फॉल्स क्लेम का। रोहन फ्यूरियस हो गया, पर उसने खुद को रोका और सोचा, क्या सिस्टम ने गलती की? फिर खुद को जवाब दिया, सिस्टम गलती कर सकता है, लेकिन सुधारने का सिस्टम भी होना चाहिए। अब हर कैंपेन के लिए 2 लेयर अप्रूवल सिस्टम लागू हुआ, क्रिएटिव, कंप्लायंस, फाइनल, ओके, और सबसे जरूरी रूट कॉज एनालिसिस कल्चर इंट्रोड्यूस किया गया। पीटर थिल की एक और बात फिर से गाइडिंग लाइट बनी, एज यू क्राफ्ट अ प्लान, फोकस ऑन द सीक्रेट्स यू नो एंड द सिस्टम्स यू कैन ट्रस्ट। व्यापारी अब सिर्फ रोहन का नाम नहीं था, ये एक टीम का सपना था। हर टीम के पास अपना स्कोर बोर्ड था, प्रोडक्ट को आउटकम से, मार्केटिंग को ROI से, और कस्टमर सपोर्ट को रिस्पॉन्स टाइम से जज किया जाता। अब कोई रोहन को हीरो नहीं कहता था, क्योंकि अब हर टीम मेंबर अपने काम का हीरो बन चुका था। और 3 महीने बाद रोहन सच में गायब हुआ। अपने पेरेंट्स के साथ एक लंबी ट्रिप पर चला गया। जब वो वापस लौटा तो देखा कि कंपनी और भी स्मूथ चल रही थी, और तभी उसे महसूस हुआ अब वक्त है अगली लीप का, भारत से बाहर जाने का। 3 महीने की ब्रेक के बाद जब रोहन वापस लौटा तो व्यापारी अब एक सेल्फ रनिंग मशीन बन चुका था। कस्टमर सपोर्ट में कंप्लेंट्स 30% तक कम हो चुकी थीं, प्रोडक्ट बग्स के लिए वीकली स्प्रिंट रिपोर्ट्स तैयार थीं, और सबसे खास बात, यूजर्स अब खुद दूसरे यूजर्स को ऑनबोर्ड कर रहे थे। अब सवाल था, क्या यहीं रुक जाना चाहिए? क्या व्यापारी सिर्फ भारत तक सीमित रह जाए? रोहन ने एक बार फिर व्हाइट बोर्ड खोला और लिखा, क्या किसी और देश में छोटे व्यापारियों की वही दिक्कतें हैं जो भारत में हैं?
और जवाब था हाँ, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया, हर जगह छोटे व्यापारियों को वही समस्याएं थीं। उधार में ट्रांसपेरेंसी नहीं, खातों का मैनुअल मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी से डर। अब सवाल था, क्या व्यापारी का मॉडल वहां भी चल सकता है? पीटर थियल की मोनोपोली वाली थिंकिंग फिर सामने आई। डोंट कम्पीट, क्रिएट। यानी नए मार्केट्स में एंटर करने से पहले वहां के वैक्यूम को पहचानो जहां कोई सोल्यूशन ही नहीं है। मार्केट रिसर्च शुरू हुआ। फिलीपींस में सारी स्टोर्स अभी भी हैंड रिटन नोटबुक्स में हिसाब रखते थे। नाइजीरिया के रोड साइड वेंडर्स के पास उधार वसूलने की कोई रणनीति नहीं थी। रोहन ने तय किया, पहली इंटरनेशनल एंट्री होगी फिलीपींस। पर लैंग्वेज, करेंसी और कल्चर सभी अलग थे। यहां काम आई पीटर थियल की सबसे गहरी सीख, एवरी मोमेंट इन बिजनेस हैपेंस ओनली वंस। द नेक्स्ट बिल गेट्स विल नॉट बिल्ड एन ओएस, द नेक्स्ट जकरबर्ग वोंट बिल्ड अ सोशल नेटवर्क। यानी व्यापारी को नए देश के हिसाब से खुद को रीइमेजिन करना पड़ा। फिलीपींस में व्यापारी का नाम बदला गया, तिंदाहान प्रो। तिंदाहान का मतलब होता है दुकान। ऐप को टागालॉग लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया और ऑन ग्राउंड टीम लोकल एंटरप्रेन्योर से बनाई गई। लॉन्च के सिर्फ 60 दिन में ही 10,000 डाउनलोड हो गए। लेकिन अब कंपटीशन भी सतर्क हो गया था। कुछ लोकल ऐप्स ने व्यापारी से मिलते जुलते इंटरफेस बना लिए, फेक रिव्यूज आने लगे और फेसबुक ने एक ऐड को कल्चरल सेंसिटिविटी के कारण रिजेक्ट कर दिया। टीम घबरा गई, पर रोहन ने कहा, हमने भारत में भी रेजिस्टेंस देखा था, हमने अडेप्ट किया और अब भी करेंगे। व्यापारी अब ग्लोबल थिंकिंग और लोकल लर्निंग के साथ बढ़ रहा था। टीम ने एक नया मोटो अपनाया, ग्लोबल विजन, लोकल इमोशन। हर देश में व्यापारी अलग नाम और लुक के साथ लॉन्च हुआ, पर कोर मिशन वही रहा, छोटे व्यापारियों को डिजिटल फ्रीडम देना। अब इन्वेस्टर्स भी व्यापारी को इंटरनेशनल स्केल से देखने लगे थे। एक इन्वेस्टर मीट में किसी ने पूछा, Why should we invest in you over other global players? रोहन ने जवाब दिया, हम टेक सेवी लोगों के लिए बनाते नहीं हैं। We build for the ignored billions। कमरा तालियों से गूंज उठा। अब कंपनी का अगला लक्ष्य था आईपीओ की तैयारी और फ्यूचर मोड बनाना। व्यापारी अब सिर्फ एक ऐप नहीं रहा था, बल्कि एक मूवमेंट बन चुका था जो भारत, फिलीपींस, नाइजीरिया और अब थाईलैंड तक फैल चुका था। इन्वेस्टर्स, मीडिया और सरकार, हर कोई इसे एक फ्यूचर यूनिकॉर्न मान रहा था। लेकिन रोहन को एक डर सता रहा था, अगर कोई नया प्लेयर कल आए और हमें कॉपी कर ले तो? उसके मन में पीटर थियल की बात गूंज रही थी, मोनोपोली बनाए रखना उसे बनाने से ज्यादा मुश्किल होता है। मोनोपोली सिर्फ यूजर्स से नहीं बनती, बल्कि ऐसे मोआट से बनती है जिसे सालों तक कोई पार न कर सके। रोहन ने अपनी कोर टीम को बुलाया और पूछा, हम ऐसा क्या बनाएं जो कोई कॉपी ना कर सके? सबसे पहले चर्चा हुई टेक्नोलॉजी मोड की। व्यापारी अब तक हर यूजर का बिहेवियर ट्रैक कर रहा था। कौन सी दुकान में कौन से दिन ज्यादा बिक्री होती है, किस ग्राहक की उधारी बार बार लेट होती है, कौन सा प्रोडक्ट किस महीने ज्यादा चलता है। एक डेटा साइंस टीम बनाई गई जो इन पैटर्न्स को मशीन लर्निंग से एनालाइज करती थी। अब व्यापारी सिर्फ बुक कीपिंग नहीं कर रहा था, बल्कि दुकानदार को स्मार्ट रिकमेंडेशंस दे रहा था कि कौन से प्रोडक्ट पर ज्यादा मार्जिन है। इसके बाद आया नेटवर्क मोड का आइडिया। हर यूजर अपने ग्राहकों को व्यापारी से जोड़ सकता था, जिससे एक मिनी नेटवर्क तैयार हो गया। जैसे व्हाट्सएप की वैल्यू तब बढ़ती है जब आपके सारे दोस्त उस पर हों, वैसे ही व्यापारी अब एक ऐसा सर्कल बन गया था कि एक यूजर छोड़ भी दे तो 10 और उसे वापस खींच लाते। फिर बात हुई ब्रांड मोड की। पीटर थियल कहते हैं, ग्राहक किसी विशेष प्रौद्योगिकी के बारे में सोचेंगे नहीं जब तक यह किसी विशेष समस्या का समाधान करता है और एक उच्च स्तर पर करता है। तो व्यापारी ने ट्रेडिशनल एड्स छोड़कर यूजर्स की रियल स्टोरीज शेयर करनी शुरू की। एक चाय वाले की कहानी जो डिजिटल हुआ, एक महिला दुकानदार जो अब ईएमआई पर सामान दे पा रही थी। ये इमोशनल ब्रांडिंग व्यापारी को एक ऐप नहीं बल्कि बिजनेस का दोस्त बना रही थी। लेकिन मोड का सबसे बड़ा हिस्सा था लीगल मोड। व्यापारी ने अपना टेक्नोलॉजी आईपी रजिस्टर करवाया। जो फीचर्स उन्हें यूनिक बनाते थे, जैसे ऑटो उधार रिकवरी मैसेजेस और मल्टीलिंगुअल वॉइस रिमाइंडर सिस्टम, उन्हें पेटेंट्स में कन्वर्ट किया गया। अब कोई कंपेटिटर चाहे भी तो उन्हें सीधा कॉपी नहीं कर सकता था। आखिर में आया कल्चर मोड। रोहन ने हर एम्प्लॉय को 0 to 1 किताब दी और कहा, हम सब बिल्डर हैं और हर बिल्डर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसकी सोच है। हर शुक्रवार एक थील टॉक होती जिसमें कोई ना कोई एम्प्लॉय 0 to 1 का एक लेसन एक्सप्लेन करता। अब कंपनी का डीएनए मोनोपोली माइंडसेट में ढल चुका था। और फिर वो दिन आया, व्यापारी का आईपीओ अनाउंस हुआ। लॉन्च के एक दिन पहले रात को रोहन बालकनी में बैठा चाय पी रहा था, और उस पहले दिन को याद कर रहा था जब सब कुछ सिर्फ एक सिंपल आइडिया था। 1 करोड़ डॉलर का आईपीओ। 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 1 करोड़ ड
अब वो आइडिया एक मिशन बन चुका था। पीटर थील की सोच ने सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि एक लेगेसी बना दी। और इसी के साथ खत्म होती है ये कहानी, रोहन की कहानी के जरिए। अगर आपने कुछ सीखा, रिलेट किया या इंस्पायर हुए तो इस कहानी को अपने दोस्तों, परिवार और हर ड्रीमर के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि ये कहानी सिर्फ रोहन की नहीं, हर उस इंसान की है जो 0 से 1 बनना चाहता है। और एक चीज जरूर करिए, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और शेयर करें उन लोगों के साथ जो आज कुछ बड़ा करने का सपना देख रहे हैं। क्योंकि आरजी इम्पैक्ट पर हम सिर्फ कहानियां नहीं लाते, हम इम्पैक्ट लाते हैं। हर कहानी के पीछे एक सीख छुपी होती है और हर सीख के पीछे एक नया सपना। इसलिए सब्सक्राइब करें आरजी इम्पैक्ट को और उस जर्नी का हिस्सा बने जहां 0 से 1 तक का हर कदम आपके साथ चलेगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक याद रखिए, सोच बदलो, दुनिया बदलेगी। साइनिंग ऑफ, टीम आरजी इम्पैक्ट।